नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियों में हमने कई प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी जो लेंगर के द्वीप में पाई जा रही थी। में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका मुख्य तौर पर प्रमुख थी। और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकल रहा था, इसी वजह से डायबिटीज हो रही थी। बीटा कोशिका भी याद रखें। है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, ये शुरू करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्रंथियां हमारे शरीर में डक्टलेस तरीके से निकलती हैं, यानी कि बिना नलिकाओं के द्वारा ये हमारे शरीर में छोड़ दी जाती हैं, रक्त के माध्यम से ये मिल जाती है। तो इन्हें डक्टलेस ग्रंथि भी कहा जाता है। बताता है कि नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियां जो है वो होती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहला है पीयूष ग्रंथि होती है, फिर होती है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि, आदिवृक्क ग्रंथि और जनन ग्रंथियां। इन सभी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए देखते हैं। पहली जो ग्रंथि हमारे सामने आती है वो आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन तो बार बार ही पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट ही है, आपको याद ही रखना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात हो तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है भाई, यही है पीयूष ग्रंथि। और इसका वजन कितना होता है, मात्र 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। ये शरीर के अन्य सभी अंगों की ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। और किस भाग में स्थित होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई। ये हाइपोथैलेमस वाला भाग जो मस्तिष्क का होता है, हाइपोथैलेमस, यहाँ से ये ग्रंथि जो है यहाँ पर सिचुएटेड होती है, स्थित होती है, जिसकी वजह से ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है। ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है, तो मैंने भाग बता दिया आपको। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। इसके हार्मोन शरीर की वृद्धि, अन्य ग्रंथियां और जनन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं, मुख्य ही पूछे जाते हैं, सभी नहीं पढ़ना है हमें। तो मुख्य हार्मोन में एक हार्मोन का नाम है एसटीएच। एसटीएच का कभी कभी एग्जामिनर या तो आपसे पूरा का पूरा प्रश्न पूछ लेगा कि एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म बताइए। एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिर इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी अधिकता से होने वाला रोग पता होना चाहिए। जब एसटीएच हार्मोन हमारे शरीर में कम निकलता है तो शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि ये वृद्धि करने का काम करता है, यानी कि हमारी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। जिन बच्चों में एसटीएच हार्मोन कम होता है उनकी हाइट कम रह जाती है, वो बौने पैदा होते हैं। और जिनमें एसटीएच हार्मोन अधिक निकलता है उनकी हाइट जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने देखा वो खली, ग्रेट खली जो है, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें एसटीएच हार्मोन की अधिकता रही होगी। फिर आता है टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। वो कैसे नियंत्रित करता है, इसमें T3 और T4 जो हार्मोन निकलते हैं उनको ये नियंत्रित करने का काम करता है। जब भी डॉक्टर के पास जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो थायराइड में टीएसएच का वो टेस्ट हमें लिख देता है, थायराइड ग्रंथि का टेस्ट, यही वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से थायराइड जो रोग है उसके बारे में पता चलता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिर आता है एक जीटीएच हार्मोन। जीटीएच का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का होता है भाई, जनन ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। इसके बाद आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। ये लेक्टोजेनिक हार्मोन दूध बनाने में सहायता करता है। जो प्रसूता स्त्री होती हैं, जो अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाने का काम करते हैं, तो उसके लिए लेक्टोजेनिक हार्मोन निकलता है। इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आपको ये चारों के चारों हार्मोन्स याद होना चाहिए। पहला हमने पढ़ा एसटीएच, फिर आता है टीएसएच, फिर आता है जीटीएच और लास्ट में आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन।
अगली ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं। अगली ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि को आपको याद करना है, इससे निकलने वाला हार्मोन भी याद करना है, इसकी सिचुएशन भी याद रखना है कि ये कहाँ स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गले के दोनों तरफ स्थित होती है और ये ट्रेकिया वाले भाग में इस तरीके से चिपकी हुई दिखती है। तो गले के ऊपर का वाला भाग होता है श्वास नली, उस श्वास नली पे इस तरीके से चिपकी हुई दिखती है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है और इससे निकलने वाला एकमात्र हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करता है। इसकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो ये शरीर में आयोडीन की मात्रा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम भी करता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को तेज करना और शरीर की वृद्धि और हड्डियों के विकास में मदद करना, जल के संतुलन को बनाए रखना। इसकी कमी से होने वाले रोग जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आपको याद रखना। पहला रोग हो जाता है क्रिटिनिज्म, इसे कहा जाता है जड़ मानवता रोग। अगर थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में कम हो जाता है तो इसकी वजह से जड़ मानवता रोग हो जाता है। इसमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं भाई? बच्चे इस तरीके के दिखते हैं जिनका शरीर एक तो कोना हो जाता है, दूसरा दिखने में भद्दे लगते हैं, उनके शरीर को उन्हें अजीब तरीके से दिखते हैं। जन्म से ये मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, जड़ मानवता रोग इन्हें हो जाता है। दूसरा रोग कमी से होता है, वह होता है घेंगा रोग। इसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। इस रोग में गले में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग ये बरसों से चला आ रहा है भाई, और घेंगा रोग की खोज तो 2000 साल पहले भी हो गई थी। तब से देखा गया है कि घेंगा रोग होता है, बस ये पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी कमी से होता है। इसकी वजह से चीन में तो लोग सील खाते थे, सील, क्योंकि सील में आयोडीन होता था और समुद्री भोजन के रूप में उस सील को खाया जाता था। बाद में पता चला कि भाई घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आयोडीन की पूर्ति करने पर यह रोग सही हो जाता है। तो ये घेंगा रोग में क्या होता है कि गले में एक ट्यूमर बन जाता है और 1 से 2 किलो 3 किलो तक का हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, खाना खाने में दिक्कत आने लगती है और इससे पीड़ित मनुष्य जो होता है उसके लिए आयोडीन की कमी हो जाती है। इसी वजह से एक कंपनी है टाटा, उसने अपने नमक को बेचना स्टार्ट किया था 1960 से 1990 के दशक में, जब भारत में बहुत ज़्यादा घेंगा रोग फैला था। तो इसने देश का नमक, टाटा नमक, इस तरीके से प्रचार किया था, आयोडीन युक्त नमक की वजह से बहुत से लोगों को घेंगा रोग होने से बचा था। ये भी सत्यता है। इसके बाद आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो रोग है वो भी कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसकी वजह से आलस्य, मोटापा और थकान जैसी बीमारी देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा भी कमी से होने वाला रोग है जिसमें हृदय गति और रक्तचाप कम हो जाता है। अब पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं? अधिकता से होता है एक तो टॉक्सिक ग्वाइटर। ये टॉक्सिक ग्वाइटर जो है इसमें रक्तचाप बढ़ने लगता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस प्रकार का रोग भी होता है। एक होता है एक्सोप्थेलीमिया। इसमें आंखों का उबरना यानी आंखों पे सूजन आ जाती है अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता शरीर में हो जाती है तो। अगला बढ़ते हैं आगे, कौन सी ग्रंथि आती है? फिर आती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि हमारे इसी थायराइड ग्रंथि के ही अंदर उपस्थित होती है। अब पूछा क्या जाता है? पूछा यह जाता है कि मटर के आकार के दाने के समान या मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि होती है? ये होती है पैराथायराइड ग्रंथि और ये यहाँ पर चिपकी रहती है। ये जो आपको दिख रही होगी इमेज में, ये पीले कलर की ये छोटे छोटे 4 मोती लगे हुए हैं, यही होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी गले में थायराइड के पीछे स्थित होती है और इनका आकार मटर के दाने के आकार के बराबर फिर उससे छोटा होता है। इसका हार्मोन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति पूरी तरीके से हो पाती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और ये हमारे किडनी में से कैल्शियम को घटने भी नहीं देता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है, यूरिन पास करते समय भी कैल्शियम की मात्रा कम नहीं हो पाती है। ये पैराथायराइड ग्रंथि हमारे लिए करके देती है। इसके बाद अगली ग्रंथि हमारी आती है थाइमस ग्रंथि। इसे थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। ये सीने के बीचों बीच स्थित होती है और इससे निकलने वाला हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब इसकी खासियत यह है कि ये थाइमस ग्लैंड जो है ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जाती है।
जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड सबसे ज्यादा आकार की होती है, बड़े आकार की होती है। और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये अपना आकार सिकुड़ने लगती है, ये सिकुड़ने लगती है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी गिरने लगती है। इसीलिए छोटे बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा चल पाते हैं, ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को पचा लेते हैं। तो कारण क्या है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनमें यह थाइमस ग्रंथि बहुत अच्छे से काम करती है। बुजुर्ग अवस्था में ये ग्रंथि धीरे धीरे निष्क्रिय होती जाती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है। ये शरीर से रोगों को लड़ने की शक्ति देने का काम भी करती है। इतना आपको याद रखना है। अगली ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। अगली ग्रंथि आती है अधिवृक्क ग्रंथि। इस अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, तो ये आपकी जो किडनियां हैं, इन किडनियों के ऊपर की ओर टॉप पर बैठी रहती है। यही है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। इसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये किडनी जो है, ये किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। अब कोर्टेक्स में ये नमक, शर्करा, जनन ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, जो भारी भाग होता है किडनी का। और जो मेडुला वाला भाग होता है, आंतरिक भाग, इसमें से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनेलिन हार्मोन। पूछा जाता है कि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है। और यही वह हार्मोन है जो हमें डर का एहसास कराता है, तनाव का एहसास कराता है, और हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में ये निकल करके हमारे शरीर को कपकपाने लगता है, डर लगाने लगता है, या फिर हमें उत्तेजना पैदा कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए इसे उड़ो लड़ो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा रोड रेज की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। रोड रेज की घटनाओं में क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे खड़ा हुआ है, तो किसी की गाड़ी किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी जरा सी टकरा जाए तो उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और कई बार तो देखा गया कि झगड़े में एक दूसरे को इतना मार दिया जाता है कि उनकी मौत हो जाती। यानी जिस व्यक्ति को 2 मिनट पहले आप जानते भी नहीं थे, उस व्यक्ति ने आपकी जान ले ली। क्या जीवन इतना हल्का है? क्या जिंदगी इतनी हल्की है? उसका कारण है ये एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है और उत्तेजना पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हम आपात स्थिति में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और ऐसी स्थिति में या तो हम सामने वाले को मारने की कोशिश करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कपकपाने लगते हैं। और इसी स्थिति में फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही घटना घट जाती है तो फिर तनाव पैदा हो जाता है इसी की वजह से। इसकी वजह से फिर भागने की स्थिति बन जाती है। इसलिए इसे उड़ो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा, इस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इस ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सॉल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस, इन चारों चीजों को नियंत्रित रखती है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि फोरेस ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? भाई, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनेलिन हार्मोन इसकी वजह से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो ग्रंथियां आती हैं वो आती हैं जनन ग्रंथियां, इन्हें जेनाइटल ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में वृषण इन्हें बोला जाता है, टेस्टिस होती है और शरीर के बाहरी भाग पर दिखती है। और महिलाओं में इन्हें अंडाशय कहा जाता है। जनन ग्रंथियों को ये ओवरी होती है और ये शरीर के आंतरिक भागों में स्थित होती है। इनसे भी कई हार्मोन निकलते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरुषों में टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन होते हैं और ओवरीज में निकलने वाले हार्मोन महिलाओं में होते हैं। टेस्टिस से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसी से एक और हार्मोन निकलता है एंड्रोजन हार्मोन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पुरुषों में वयस्कता और यौन विशेषताओं को विकसित करने का काम करता है। और इसी में आता है एक एंड्रोजन हार्मोन। ये पुरुषों में आवाज का भारीपन लाता है, की वजह से आवाज भारी होने लगती है। पुरुषों की आवाज महिलाओं की अपेक्षा भारी होने का कारण है एंड्रोजन हार्मोन। दूसरा, पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना भी इसी की वजह से होता है। दाढ़ी मूछ जो आती हैं वो भी एंड्रोजन हार्मोन की वजह से आती है। फिर है ओवरी। ओवरी से निकलने वाला एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भधारण को नियंत्रित करने का काम करता है। इस प्रकार से आज हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना।
अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जाना और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जाना। यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को आपको ध्यान से याद करना है, समझ के, और उसके बाद आप ओटी लगा करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।